मुझे तो यहाँ तक याद है कि जब मैं घर से बाहर निकला पढ़ने के लिए तो मेरे एक जानने वाले ने कहा कि भैंस चराने वाला ये बीपीएससी करेगा। तब मैंने ठाना था कि इनको जवाब अपने एक्शन से दूंगा कभी भी। और जब मेरा रिजल्ट हुआ तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हमारे जो जानने वाले लोग हैं उनको मैंने बता दिया कि भैंस चढ़ाने वाला भी ऑफिसर बनता है, बन सकता है। भाग्य निर्माता के छठे एपिसोड में जीवन यात्रा है एक ऐसे किसान पुत्र गौपालक का जिन्होंने गाय चराने से लेकर दूध बेचने का काम किया और जब सरकारी ऑफिसर बनने का ख्वाब देखा तब लोगों ने यह कहते हुए उनका मजाक उड़ाया कि क्या अब भैंस चराने वाले भी डीएम बनेंगे। वो सब कुछ चुपचाप सहता रहा और मन ही मन ठान लिया कि इसका जवाब वो सरकारी ऑफिसर बनकर ही देंगे। सरकारी ऑफिसर बनने के लिए उन्होंने रात दिन एक कर दिया और 5 साल के कमरतोड़ मेहनत के बाद वो बन गया एसडीएम। आज लोग उनसे मिलने के लिए अर्जी लगाते हैं। ये कहानी है बिहार के मुंगेर जिले के एक छोटे से गांव संदलपुर के किसान परिवार में जन्म लिए विकास कुमार का, जो आज बिहार सरकार के प्रशासनिक सेवा में एसडीएम पद पर तैनात है। आइए सुनते हैं। मेहनत करके भैया अभी बहुत मेहनती थे और हम लोग का व्यवसाय ही शुरू से रहा। पिताजी किसान है और किसान है भी, अभी भी कर रहे हैं। पिता जिंदा ही हैं और अभी भी खेती पत्ती करते ही हैं और बहुत मेहनत से भैया भी वहाँ पहुँचे, अभी जिस पोस्ट पे पहुँचे एसडीएम बने हैं। गरीबी से पल करके एक किसान मजदूर का लड़का अपने गाय गोरू दूध बेच करके ट्यूशन पढ़ा करके और जो आगे बढ़ने का काम किया है और आज आगे बढ़ के वह एसडीएम के पद पर आने के बाद चरण छू करके प्रणाम के साथ साथ मिलजुल करके रहना और हर कार्यक्रम में शुरू से अंत तक मौजूद रहना उसका सबसे बड़ा यह सफलता का यह मूल आधार है। विकास जो हमारे गांव से अभी एसडीएम के पद पर सुशोभित हैं, मैं उनके संघर्ष को बहुत करीब से जानता हूं। उन्होंने जिस धैर्य के साथ, जिस धीरज के साथ इस संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाया, वो बहुत कम लोगों में देखा जाता है। लोग इतना लंबा संघर्ष में या तो खुद टूट जाते हैं या परिवार के लोग को उस तरह से कन्विंस नहीं कर पाते हैं और लोगों का विश्वास नहीं जीत पाते हैं और अपने सफ़र को किसी न किसी कारण से अधूरा छोड़ देते हैं। जो उनका विश्वास था, जो उनका पेशेंस था, वो उसको इस चीज़ से बचाए रखा और वो आज इस स्थिति में है कि वो जो उसकी इच्छा थी कि हम बीपीएससी में जाएं और बीपीएससी में भी हम अच्छे रैंक को ये प्राप्त करें, तो उसके लिए मैं उसके सफलता के लिए सबसे बड़ा उसके मेहनत के साथ साथ उसके पेशेंस को देना चाहूँगा। भाग्य निर्माता की कहानी एसडीएम विकास कुमार की जुबानी। नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार। मेरे पिता श्री योगेंद्र प्रसाद यादव किसान हैं। मेरी माताजी श्रीमती रुक्मिणी देवी गृहिणी हैं। मैं ग्राम संदलपुर मुंगेर ज़िले का निवासी हूँ। मैं वर्तमान में एसडीएम पद पर चयनित हुआ हूँ। मेरे
संघर्ष की कहानी मेरे बचपन से ही शुरू हुई। मेरे पिताजी किसान थे और किसान के साथ साथ पशुपालक भी थे। हम लोगों का दूध बेचने का व्यवसाय था। मैं बचपन से ही पिताजी के साथ उनके काम में हाथ बटाने में सदैव तत्पर रहा। मेरी शिक्षा सरकारी स्कूल से हुई है, श्री दुर्गा संस्था उच्च विद्यालय का मैं छात्र रहा हूँ। बचपन से ही स्कूल का काम करने के साथ साथ घर में पिताजी और माँ के काम में हाथ बटाना मेरा शौक़ रहा है। घर में जो संयुक्त परिवार में बहुत सारे काम होते हैं उसमें माताजी के साथ, और किसान के घर में बहुत तेरे कार्य होते हैं उसमें पिताजी के साथ, जैसे खेत को बुनना, फसल काटना, लाना, खलिहान पे लाना, तैयार कराना से लेकर के गाय का सानी पानी का इंतज़ाम करना, दूध को बेचने के लिए जाना, ये सारा काम मैंने बचपन से ही किया है, पिताजी के साथ ही किया है। मेरे जीवन का मोड़ मेरे मैट्रिकुलेशन के बाद आया। जब मैं इंटरमीडिएट में आया तो गांव के बड़े भाइयों को देख के मुझे भी लगा कि सरकारी नौकरी अच्छी होती है, उसको करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि समाज में भी इज्जत उन्हीं लोगों की है जो नौकरी में है। मैंने ऐसा देखा है, बचपन से महसूस किया है। इस क्रम में मैं देखता था कि गांव के कुछ बड़े भाई सुबह सुबह दौड़ लगाने जाते थे, तो मैं जानना चाहा कि ये किस लिए करते हैं। उन्होंने कहा कि सिपाही की भर्ती होती है और दौड़ पे उनका चयन होता है, फिर नौकरी मिल जाती है। तब तक मुझे इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं थी। इंटरमीडिएट में पढ़ने के क्रम में मैं थोड़ा थोड़ा इस ओर उन्मुख हुआ। इसी बीच मेरे एक चाचा जो कि भारतीय नौसेना में कार्यरत थे, उन्होंने मुझे नौसेना में बहाल होने के लिए प्रेरित किया, लेकिन पढ़ाई लिखाई में मैं औसत दर्जे का होने के कारण उस भर्ती परीक्षा में सफल नहीं हो पाया। चाचा जी के द्वारा बताया गया कि तुम पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, जिस कारण से तुम्हारा चयन नहीं हो पाएगा, और मुझे काफ़ी बुरा लगा। इसके बाद मैंने ठान लिया कि अब मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। एक दिन सूचना मिली कि हमारे गांव के ही चंचल भैया जो दिल्ली में रहते थे, वो आईपीएस में कंप्लीट किए। तब मैंने पहली बार सुना कि ये आईपीएस में कंप्लीट किए, तो आईपीएस क्या होता है। चूँकि वो सब बचपन से ही दिल्ली में रहते थे, गांव से उनका सरोकार नहीं था, लेकिन जब वो कंप्लीट किए और आके हम लोगों से मिले, तब मैंने उनसे इस परीक्षा के बारे में, इस नौकरी के बारे में जाना, बात करके पहचानने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि ये तैयारी होती है, यूपीएससी होता है। फिर मैंने पूछा भैया यूपीएससी क्या होता है, तो उन्होंने विस्तार से बताया। तब जब मैं इस ओर ध्यान मैंने अपना लाया, तो मैं फिर गांव के परिवेश में पढ़ाई लिखाई में काफ़ी बाधा महसूस करने लगा, क्योंकि घर में पढ़ाई का माहौल नहीं था। फिर मैं अपने गांव से बाहर शास्त्री नगर में किराए के कमरे में अपने पिताजी को जीत करके एक कमरा किराए पर लेकर वहाँ पर पढ़ने की शुरुआत किया। ये शुरुआती स्थिति थी, क्योंकि तब भी मुझे ये पता नहीं था कि इस पढ़ाई का अंजाम क्या होगा, और ये मैं कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये मैंने देखा देखी शुरू किया था। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं हिम्मत हार रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। एहसास हुआ कि मैं मुंगेर में रह के इसको बेहतर तरीके से तैयारी नहीं कर पाऊँगा। फिर वाक़या ऐसा हुआ कि मेरे गांव का ही एक मेरा दोस्त राजीव, जो पटना में रह के पढ़ाई करता था, तो मैंने उसे कहा कि भाई ऐसा करो कि मैं भी पटना आना चाहता हूँ, कुछ इंतज़ाम करो, सोचो। तो जहाँ वो रहता था उस लॉज में, उस कमरे एक मेरे लिए भी उसने इंतज़ाम किया।
मैं यहाँ मुंगेर में जो मुझे अखबार देता था सुबह सुबह होकर, उसका नाम अमित था। मैं उसे तैयार किया कि अमित चलो पटना, चूँकि मैं कभी गया नहीं हूँ, मुझे इसका आइडिया नहीं, साथ में चलो, एक से भले दो। तो वो तैयार हो गया। उसे लेकर मैं और मुंगेर में जो भी मेरा किताब था उसको मैंने बोरी में बांध के और उसके साथ में पटना पहुंचा। पटना में मुसल्लापुर हाट के किसी लॉज में, जो कि जहां मेरा दोस्त रहता था, मैं भी वहां गया और पहली बार पटना को बहुत नज़दीक से देखा। और पटना जो कि सपनों का शहर था मेरे लिए, मैं वहां पर एक नए भविष्य की तलाश में पहुंचा। जब पटना का मेरा पहला सुबह हुआ तो ढेर सारे सपने मेरी आँख में थे कि कुछ करना है, मैं पटना आ ही गए हैं तो यहाँ से कुछ करके लौटना है। वहाँ पर मैंने कुछ दिनों तक अलग अलग कोचिंग्स में घूम के देखा क्या बेहतर होगा। फिर मैंने वैद्य ICS नाम का एक संस्थान था, वहाँ एडमिशन लिया और अपनी पढ़ाई की शुरुआत की। कुछ समय पढ़ते मुझे लगा कि वह भी बहुत पढ़ना है, मेरी तैयारी बहुत कम है, बहुत कमज़ोर है, क्योंकि मैंने स्कूलिंग बहुत बेहतर नहीं की थी। इंटरमीडिएट भी जैसे तभी पास हुआ था, BSc भी खाली कॉलेज में ही पास हुआ था और ये पढ़ाई कुछ अलग थी। और मुझे लगा कि अभी काफ़ी कुछ पढ़ना है, उसके बिना उपाय नहीं है। पढ़ने के साथ साथ जब BPSC में PT में मैं पहली बार पास हुआ तो लगा सपना सच होने जैसा है। लेकिन BPSC में पास होने के बाद भी, PT पास होने के बाद भी तैयारी नहीं रहने की वजह से मुख्य परीक्षा में पास नहीं हो पाया। अब क्या करना था, फिर से शुरू करना था और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, राह इतना आसान नहीं था। इसी बीच जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के बहुत सारे पदों की बहालियाँ निकली और मैंने भी उसमें एक फॉर्म डाल दिया और संयोग से उसमें चयनित होकर संविदा पर तकनीकी सहायक के रूप में कार्य प्रारंभ किया। नालंदा जिले के बिहार शरीफ में मेरा पदस्थापन हुआ बतौर तकनीकी सहायक। और वहाँ पर काम करने के क्रम में मुझे लगा कि ये वो जगह नहीं है जिसके लिए मैं घर से पटना आया था और ये वो जगह नहीं है जहाँ कि मैं पहुँचना चाहता था। और DRDA में नौकरी करने के क्रम में मुझे किसी लड़की से प्यार हो गया, मैंने उस क्रम में विवाह भी कर लिया। इस घटना ने बम विस्फोट का काम किया। मेरे जितने रिश्तेदार थे, नातेदार थे, उन्होंने कहा कि अब तो इसका पढ़ाई ख़त्म हो गया, अब तो शादी भी कर लिया और इसको जो करना था कर लिया, माँ बाप के सपने को तो आग लगाया ही। तो मुझसे ज़्यादा तो मेरे माँ बाप को सुनना पड़ा और मुझे उनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन मन में सपना था, मैंने अब उम्मीद का दिया जलाए रखा था और उसी बीच मैंने फिर BPSC का फॉर्म भरा। दिन में मैं नौकरी करता था और रात की पढ़ाई करता था। इसमें मेरी पत्नी का भी सहयोग मिला और इसका सबसे सुखद सफल प्रयास का ये फल मिला कि मेरा चयन 48वीं BPSC में बिहार निर्वाचन सेवा में चयनित हो गई मैं। और उसके बाद मैंने अवर निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में आरा में ज्वाइन किया। अब BPSC से मैं चयनित हो गया था तो अचानक से समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होने लगा। अब लोग पूछने लगे कि कैसे किए, क्या किए। मुझे तो सारी कहानी पता थी। इसमें मेरे माता पिता का, मेरे शुभचिंतकों का, मेरे जो गुरुजनों का आशीर्वाद था और सबसे ज़्यादा जो मेरे पिताजी का भरोसा था कि मेरा बेटा कुछ करेगा, कुछ न कुछ करेगा। मैं जैसे ही BPSC पास किया, अपने पिताजी को सूचना दिया, उनसे आशीर्वाद लिया। जब मैं पटना में पढ़ता था तो माँ बोरी में अनाज और अपने साड़ी के पल्लू में रुपया लेकर के आती थी मुझसे मिलने और वो रुपया खोल के देती थी। तो मुझे लगता था कि मेरा जीवन बस इसी की खुशी के लिए है। उसकी आंख में सपने थे कि मेरा बेटा भी हाकिम बनेगा। और जब मैं पास किया तो मेरे माता जी ने और पिताजी दोनों ने कहा कि मेरा बेटा हाकिम बन गया। अब हम लोग हाकिम के माता पिता हो गए।
ये बहुत ही अलग तरह का अनुभव था। पता नहीं कब से उनके आंखों में सपना था कि मेरा बेटा हाकिम बनेगा, हम लोग हाकिम के माता पिता बनेंगे। और जब मैंने सपना साकार किया तो उनका जीवन जो था, आज भी पिताजी कहते हैं कि मेरा तुम्हारे अधिकारी बनने से मेरा जीवन काफ़ी बढ़ गया, मैं अब स्वस्थ हो गया, मुझे किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूंकि मुझे बिहार निर्वाचन सेवा प्राप्त हुआ था तो मेरे मन में उस वक्त एक कसक रह गई कि मुझे इस सेवा में नहीं रह के सेवा को भी बदलना है। और चूंकि मैंने नौकरी ज्वाइन कर लिया और पढ़ाई निरंतर रखा, अगले बैच में भी मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन इच्छित पद, क्योंकि बिहार प्रशासनिक सेवा का पद उसमें नहीं था, जिस कारण से मैंने कोई पद प्राप्त नहीं किया। उसके अगले बैच में भी मेरा चयन अंतिम रूप से इस रूप में नहीं हो पाया, लेकिन 60 से 62वें बैच में मुझे बिहार प्रशासनिक सेवा प्राप्त हुआ और मुझे लगा कि मैं जिस काम के लिए पटना निकला था वह अब मुझे प्राप्त हो गया है। मैंने मधुबनी ज़िले में वरीय उप समाहर्ता के रूप में सेवा दिया और वर्तमान में बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव के आप सचिव के रूप में मैं कार्यरत हूँ। मुझे लगता है कि जहाँ से मैं चला और जहाँ मैं आया, इसका राह बहुत ही उबड़ खाबड़, बहुत ही तरह का संघर्ष जो कि मैंने झेला, जो मैंने महसूस किया, उससे भरा हुआ था, आसान नहीं था। मुझे तो यहाँ तक याद है कि जब मैं घर से बाहर निकला पढ़ने के लिए तो मेरे एक जानने वाले ने कहा कि भैंस चराने वाला ये बीपीएससी करेगा। तब मैंने ठाना था कि इनको जवाब अपने एक्शन से दूंगा कभी भी। और जब मेरा रिजल्ट हुआ तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हमारे जो जानने वाले लोग हैं उनको मैंने बता दिया कि भैंस चढ़ाने वाला भी ऑफिसर बनता है, बन सकता है, ये कोई अजूबा घटना नहीं है। जब आप तैयारी करते हैं और जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारे नातेदार, रिश्तेदार आपका टांग खिंचाई करते हैं। हमारे तो एक रिश्तेदार ने कहा कि लंबे चौड़े हो तो सिपाही में क्यों नहीं दौड़ जाते हो, नौकरी हो जाएगा, कहाँ इस चक्कर में पड़े हो। होता है, उसमें तो घूस चलता है, उसमें तो पैसे वाले का होता है। मुझे लेकिन इन बातों ने प्रभावित नहीं किया, क्योंकि टैलेंट का कोई जोड़ नहीं है। अफवाहें, काफ़ी तरह तरह की अफवाहें होती हैं, लेकिन जो आदमी मेहनत करता है और ईमानदारी से मेहनत करता है, सफलता उसके कदम चूमती है। मैं ऐसा जानता था कि एक न एक दिन सफलता मेरे भी कदम चूमेगी। दूध बेचने के क्रम के भी एक दो वाकया हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार जिस मिठाई के दुकान में मैं दूध पहुँचाने गया, वहाँ पर जो स्टाफ था उसने कहा कि भाई दूध का कढ़ाई साफ़ नहीं, ऐसा करो, वहाँ राख पड़ा है और वो उसको बढ़िया से साफ़ कर दो, इसके बाद तुम जो है उसमें दूध नाप के देना। क्योंकि वो मुझे भी वैसा ही दुहाव समझ रहा था, साधारण, जो कि दूसरे भी आते थे। क्योंकि मैं पढ़ने वाला था और पिताजी के आदेश का अनुपालन में ही मैं दूध पहुंचाने जाता था। मैंने साइकिल पर वो दूध का वो कंटर को फिर लादा और मैं गुस्से से वापस चलाया। पिताजी मुझे देखकर अत्यंत क्रोधित हुए और वो खुद फिर ले जाके पहुंचाए और उन्होंने वहाँ पर माफ़ी भी मांगी कि मेरे बेटे ने गलती कर दिया है, सो हम शर्मिंदा हैं। और उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा, ये तुम यकीन जानो कि तुम जिस जगह पर हो वो इसी रूप में तुम्हें देखता है और तुमको सोचना चाहिए कि तुमको अगर अपनी स्थिति को बेहतर करना है तो अपने कार्यों से, अपने मेहनत से इसको बेहतर करो। मैंने उसी दिन ठान लिया कि अब जो है मैं ऐसा काम करूँगा कि प्रतिष्ठा ही मेरे कदम पे रहेगी और हीन भाव से नहीं देखा जाएगा। तो यही सब कुछ जीवन के जो क्षण हैं, ये कुछ घटनाएं हैं जो इंसान को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मेरा उन युवाओं से अनुरोध है कि जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं और उनको ये शिकायत है कि परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं है, जीवन में उनको काफ़ी संघर्ष झेलना पड़ता है, प्रतिकूल परिस्थितियों से रूबरू होते हैं, वह ये समझ लें कि जीवन आपको एक बार प्राप्त हुआ है और प्रयास भी आपको एक बार ही करना है। मेरे गुरु का कहा हुआ एक लाइन मुझे याद है, व्हेन टाइम चेंज एवरीथिंग चेंज। समय बदलता है तो हर चीज़ बदल जाता है। और उन्होंने कहा था
कि बेटा आज तुमको कोई इज्जत वैल्यू नहीं देता है, तुम्हारे टैलेंट को नहीं जानता है, एक दिन देखना सब तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे, सब तुमसे मिलने का प्रयास करेंगे, तुम्हारी तरफ प्रशंसा की तरफ से देखेंगे। और मैं गुरु को अब नमन करते हुए याद करता हूँ कि उन्होंने कितना सच कहा था। आज लगता है कि दुनिया मेरे कदमों में है, लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे बातें करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आप कैसे इस मुकाम पर आए, कैसे क्या किया जाए। नए बच्चे जब मिलते हैं तो कहते हैं कि सर मुझे भी बताएं कि आप कैसे इस तरफ गए। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं और मेरे बैकग्राउंड से परिचित हैं कि एक किसान परिवार और एक ग्रामीण परिवेश का एक बच्चा जो पूरी तरह से सरकारी स्कूल और कॉलेज में पढ़ा और पढ़ने में अत्यंत साधारण था, और इस तरह से पढ़ते पढ़ते बीपीएससी का एग्ज़ाम, बिहार प्रशासनिक सेवा में चयनित होकर के सरकार में काम करना, ये एक बड़ी घटना है। और मैं इस और युवाओं को बताना चाहता हूँ कि आप भी कर सकते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, आसमान का कोई दायरा नहीं होता है, स्काई इज़ नो लिमिट। आप चाहें, आप उन्मुक्त पंछी हैं, आप खुले आसमान में उड़ सकते हैं। आप जीवन का एक नियम बना लें, अनुशासन के साथ सदैव गतिशीलता रखते हुए अपने प्रयासों को अंजाम दें। एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया आपके कदम चूमेगी, आप जो चाहेंगे वही होगा। एक बार सिर्फ प्रयास करके देखें। आपका प्रयास न सिर्फ आपके लिए हो, आपका प्रयास आपके परिवार के लिए हो, आपके समाज के लिए हो। और याद रखें कि जब एक व्यक्ति कुछ करता है तो उसके पीछे पूरा समाज गौरवान्वित होता है। आपके माता पिता, आपके परिवारजन, आपके चाहने वाले, आपके इष्ट मित्र सभी गौरवान्वित होते हैं। तो जब भी आप प्रयास करें तो उनको ज़रूर ध्यान में रखें कि जब मैं आगे बढ़ूंगा तो सबके लिए गौरव का विषय बनूंगा, और ये खुशी आप उनको देने के लिए ज़रूर अपना प्रयास करें। आप जब ऐसा करेंगे तो आप निश्चित जानिए आपको संतोष का भाव महसूस होगा, आप संतुष्टि महसूस करेंगे कि ज़रूर आपने जो भी किया वह आपके साथ साथ दूसरों को भी लाभान्वित कर रहा है। जब आपको कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से भटकाव से अपने आप को बचाना बेहद ज़रूरी है, और आत्म अनुशासन इसके लिए बहुत कारगर चीज़ है। इसी क्रम में मैं जब पटना में पढ़ता था तो उन दिनों मैंने अपने आप में तय कर लिया था कि किसी भी पार्टी, फंक्शन या किस प्रकार के किसी आयोजन में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इससे डिस्ट्रैक्शन होता है, डेविएशन होता है, पढ़ाई से दूर जाता है। मुझे याद पड़ता है कि करीब 5 साल तक मैं घर नहीं आया था, 5 इयर्स, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं पढ़ने के लिए पटना में हूँ और जब मैं घर जाऊँगा तो कोई ऐसी घटना हो सकती है या ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हो सकता है कि मेरा पढ़ाई छूट जाए। कबीर ने कविता भी कहा है कि कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरबर फरे के तक सिंचो नीर। कितना भी माली सींच ले, लेकिन फूल तभी आता है पौधे में जब समय आता है, जब उसका मौसम आता है। तो मेहनत भी तभी सार्थक होगा जब उसका समय आएगा। एडिसन ने अगर ये सोचा होता कि बल्ब अगर कुछ ही प्रयासों में बन जाता तो 100 प्रयास के बाद भी वो प्रयास ना करता। 100 बार विफल रहने के बाद भी वह इसलिए सफल हो पाया कि 101वां बार प्रयास किया एडिसन ने। इसी प्रकार इतिहास से हम सीख लेते हैं कि मोहम्मद गोरी लगातार निरंतर हारने के बाद भी, 16 लड़ाई लड़ने के बाद भी 17वां जीता, क्योंकि उसे लगता था कि वो प्रयास करते रहेगा तो शायद वो जीत सकता है। इतिहास में अनेक ऐसे दृष्टांत हैं, हमारे आम जीवन में भी अनेक ऐसे दृष्टांत हैं कि वही जीता है जिसने निरंतर प्रयास किया है, जिसने अपार धैर्य रखा है। तो धैर्य का दामन थामते हुए आत्म अनुशासन के साथ धीरे धीरे बढ़ना ही सफलता की कुंजी है, और निरंतर कर्म करते रहना है। कर्म का कोई विकल्प नहीं है। धैर्य वह धागा है जो कि सफलता की डोर तक पहुंचाती है, और वह लक्ष्य तभी प्राप्त कर सकते हैं जबकि आप धैर्यशील होकर इस और प्रयास करते रहते हैं। हम भाग निर्माता की टीम को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि गली मोहल्लों में जिन लोगों ने, जिन शख्सियतों ने जीरो से हीरो का सफ़र तय किया है, जिन्होंने कुछ भी साधारण से असाधारण कार्य किया है, उनको आपके समक्ष, समाज के समक्ष लाने के लिए एक अभियान के रूप में कार्य कर रहे हैं। यह अत्यंत सराहनीय है और ऐसे प्रयास की हमेशा सराहना की जानी चाहिए। भाग निर्माता की टीम टैलेंट को खोजकर वैसे
शख्सियत को, वैसे व्यक्तित्व को गली मोहल्लों से निकालकर समाज के मुख्य धारा के बीच में लाने का कार्य कर रही है। यह अत्यंत ही सराहनीय है और यह समाज में बहुत ही नवीन प्रयास है। ऐसे प्रयास समाज में होते रहने चाहिए और इसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। मेरा पूरे टीम को धन्यवाद है और इनको शुभकामना देते हैं कि इनके इन प्रयासों को राष्ट्रीय फलक पर, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर सफलता मिले, जिससे हम जैसे जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, जिनको कि कोई नहीं जानता है, इसके माध्यम से अगर 2-4 लोगों को भी इसका फ़ायदा हो जाए तो इसमें सार्थकता है और ये इसमें लक्ष्य के रूप में, अभियान के रूप में भाग निर्माता की टीम लगी हुई है। यह मेरा विश्वास है कि एक न एक दिन यह अत्यंत लोकप्रिय प्लेटफॉर्म होगा। मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए मैं भाग निर्माता की टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। ये है एसडीएम विकास कुमार, जिसकी पोस्टिंग बिहार के मधुबनी जिले में हुई है। बतौर एसडीएम विकास कुमार ने मधुबनी जिले में बेहतरीन कार्य किया है। जन समस्याओं को सुलझाने और प्रखंड के विकास कार्य के लिए एसडीएम विकास कुमार को बिहार सरकार से कई सम्मान भी मिला है। एसडीएम विकास कुमार अपनी प्रभावशाली व्यक्तित्व और विकासशील कार्य के लिए हमेशा मीडिया के सुर्खियों में बने रहे हैं। वर्तमान में एसडीएम विकास कुमार बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव के साथ सहकारिता आंदोलन पर कार्य कर रहे हैं। आज एसडीएम विकास कुमार बिहार में युवाओं के बीच प्रेरणा के स्रोत बने हैं। उन्होंने साबित किया है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है।